हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएएस पीसीएस। दोस्तों, आज पीटी 365 मैगजीन का पॉलिटी सब्जेक्ट का ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो आइए एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें आज के जो लास्ट लेक्चर है उसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा पोश एक्ट। देन उसके बाद हम देखेंगे जो एफसीआरए है, एफसीआरए जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये भी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अभी रिसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंसस जिसको एक पॉपुलेशन सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस की भी बात की है, उसको देखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आधार। आधार क्यों मैंडेटरी किया जा रहा है, इससे रिलेटेड है। और ओसीआई जो सिटीजनशिप होता है ये क्या होता है, और जो हमारा नॉर्मल सिटीजनशिप होता है और एसीआई ओसीआई सिटीजनशिप है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे कि जुवेनाइल जस्टिस क्या होता है। देन अभी रिसेंटली क्या था, अब ऑनलाइन जो कंटेंट था, जैसे कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे उसको सरकार ने बैन किया था, तो उससे रिलेटेड क्या क्या रेगुलेशंस है वो देखेंगे। और अभी रिसेंट में कुछ रिपोर्ट्स आए थे, स्पेशली लाइक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो इसमें हम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको कौन पब्लिश करता है और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसको बेस मानकर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट हमारे रिपोर्ट्स हो गए। और उसके साथ साथ कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे उसको देखेंगे, जैसे यूडीज रिपोर्ट क्या होता है। देन हम इसको देखेंगे कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स क्या होता है। देन उसके साथ साथ हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होता है इनमें दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और इनकी पावर्स जो होते हैं, इनकी पावर्स के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या प्राविधान है। तो ये हो गया जो एक बेसिकली ओवरव्यू रहेगा, हम ये शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए काम आएगा। और यहाँ पे वापस हम एनआरआई जो होता है, देन पीआईओ और ओसीआई, ये तीन तरह के जो सिटीजनशिप होते हैं जो कि हमारे पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में मेंशन है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है इसको देखेंगे। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा हम इसको नेक्स्ट कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने जैसा कि बताया था इंडेक्स में, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोश एक्ट। तो पोश एक्ट का पहले तो फुल फॉर्म देखेंगे, तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई सपोज फीमेल है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, सपोज ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती है, तो इसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस ना हो, इससे रिलेटेड इसको मॉनिटरिंग के लिए पोश एक्ट लेकर आया गया था, जिससे ये वुमन सिक्योरिटी का एक पार्ट हो जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली अभी रिसेंट में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक केस गया था यहाँ पे, सोहेल मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें ये बताया गया था कि इसके पहले बेसिकली क्या था कि जब भी कोई इस तरीके के इवेंट्स होते थे, स्पेशली जो पोस्ट के इवेंट्स होते थे, तो उसमें यहाँ पे जो महिला होती है, महिला का जो भी क्लेम था, सपोज यहाँ पे महिला है, तो महिला यहाँ पे जब भी ये केस तभी रजिस्टर करा पाती थी जब जहाँ पे वो काम करती थी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही कोई पर्सन इसके साथ मिसबिहेव किया है या हरासमेंट किया है, तभी वो पोस्ट का केस बनता था। बट अभी रिसेंटली जो सोहेल मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सपोज कोई महिला है, कोई वुमेन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, बट उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का भी कोई पर्सन यहाँ पे विजिटिंग, सपोज किसी कंपनी में कोई विजिटिंग या क्लाइंट है, वो भी यहाँ पे आया और उस महिला के साथ कोई हरासमेंट किया, तो इसको भी इसमें कवर किया जाएगा। तो इसलिए ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। तो इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, मीन्स कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का पर्सन है, वो आया और किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट
कि केस ऐसे आए किसी महिला के लिए, तो उसका जो होता है एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है जिसको शॉर्ट में आईसीसी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका कंप्लेन किया जाता है। तो कंप्लेन करने के बाद उसका जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना रहता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो पोस्ट एक्ट होता है जो कि 2013 में लाया गया था, और इसको मॉनिटर करने के लिए जो सरकार ने एक विशाखा गाइडलाइन लेकर आया था, जिसको हम किस तरीके से इसको हम हटा सकते हैं। और ये किसके बोलने पर आया था? ये सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था 97 में, तो उसके बेस पे ये विशाखा गाइडलाइन आया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विशाखा गाइडलाइन इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये वोमेन सेफ्टी को लेकर है, वोमेन सेफ्टी को लेकर है, स्पेशली यहाँ पे वर्क प्लेस। तो इसका जेनेसिस हो गया उत्पत्ति। जेनेसिस बेसिकली उत्पत्ति को बोलते हैं। तो यह यहाँ पे विशाखा गाइडलाइन जो कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर आया था, और सेक्सुअल हरासमेंट का डेफिनेशन भी उसमें बताया गया था। तो कोई भी ऐसा फिजिकल टच होता है जिससे फीमेल जो है महिला अनकंफर्टेबल महसूस करती है, तो उसको हम बैड टच बोलते हैं, और बैड टच को ही बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट में कवर किया जाता है। फिर देखिए, कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, जैसे कुछ रिमार्क्स होते हैं उसको किसी महिला को शो करते हैं, तो इसको भी इसमें कवर किया जाता है। तो ये सारे जो केसेस हैं इसको पोस्ट एक्ट में कवर किया जाता है। तो दूसरा है कि सपोज जो गाइडलाइन आया था वो वर्क प्लेस के लिए आया था, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया था, तो उसका डिफिनेशन भी वहाँ पे डिफाइन किया गया था इस एक्ट में कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई कंपनी काम कर रही हो, तो उसको हम वर्क प्लेस कंसीडर करते थे, और इसमें सारे तरीके के महिलाओं को कवर किया जाता था, जैसे वो चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, पब्लिक मीन्स सरकारी किसी कंपनी में हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में, ये सारी जगह ऑल वुमन को, सारे महिला जो होती हैं, महिला को ये लागू होता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके की कमेटी बनती है। तो कमेटी में क्या होता है कि देखिए, एक होता है कि लोकल कंप्लेंट कमेटी होता है, और एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होता है। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जो होता है 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से उसमें से आधा मीन्स 2.5, तो आप देखेंगे कि 2.5 तो हो नहीं सकते, तो बेसिकली 3 उसमें फीमेल होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए उसमें, जिसमें से एक चेयरपर्सन होते हैं, और एक ऐसी महिला होती है जो उस लोकल एरिया के होते हैं, जैसे उस ब्लॉक के रहे, तालुका या तहसील की कोई एक महिला रहे, तो उसको इसमें कंसिडर किया जाता है। और 2 और महिला इसमें रहती हैं जो किसी एनजीओ या फिर जो वुमेन राइट्स से रिलेटेड जो कंसर्न होता है रेज करने वाले, ऐसे महिलाओं को इसमें ऐड किया जाता है। और एक जो उसके कंसर्न्ड पब्लिक ऑफिसर होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 5 मेंबर्स हो गए। तो इसका इस तरीके का इसमें कंपोजिशन होता है। और इस आईसीसी या फिर जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होता है, इसका जो टेन्योर होता है 3 साल के लिए होता है, मीन्स एक बार बनाया गया तो उसको 3 साल के लिए ये वैलिड रहता है। तो हमने बताया कि इसका जो ग्रीवांस रिड्रेसल होता है, मीन्स किसी महिला के साथ इस तरीके के केस पाए जाते हैं, तो उसकी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, उसका क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए, इसी को हम ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बोलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हो गया आईसीसी, जिसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोलते हैं। तो इसमें हमने बता दिया, उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि सपोज कहीं पे भी 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें एक आईसीसी बनाना रहता है। आईसीसी मीन्स इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसके पास 50% जो उसमें महिलाएं रहेंगी, और उसके पास सिविल कोर्ट्स के राइट होते हैं। मीन्स जो सपोज कहीं पे इन्वेस्टिगेशन या फिर कहीं पे एविडेंस कलेक्ट करना है, तो उस तरीके के वो इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये कंप्लेंट फाइल करने का टाइम होता है, टाइमलाइन रहता है, तो सपोज कभी भी घटना हुआ तो उसका 3 महीने के अंदर इस केस को फाइल करना रहता है। मीन्स 3 महीने से पुराना केस हो जाने पे आप पोस्ट एक्ट के अंदर आप इस चीज़ को नहीं रजिस्टर करा सकते हैं। देन कंसिलेशन मीन्स किसी भी तरीके का मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जानते होंगे
इनकेस मॉनेटरी सेटलमेंट होने लगा तो बहुत सारे फॉल्स केसेस आएंगे जिसमें सेटलमेंट के नाम पे कुछ महिलाएं उसमें क्या मिसयूज कर सकती हैं और उसमें उसको पैसे के दम पे उसको सेटल कर सकती हैं। तो इसकी वजह से इसमें कोई भी मॉनेटरी टाइप का कोई सेटलमेंट नहीं होता है और इसका इंक्वायरी जो है 90 दिन के अंदर का टाइम रहता है कि 90 दिन के अंदर कम करना रहता है, फिनिश करना रहता है। और कभी भी सपोज ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अपनी डिसीजन दे देती है तो इसको चैलेंज करने के लिए 90 दिन का आपके पास टाइम होता है। उस 90 दिन के अंदर आप कहीं पे भी जाके उसका फाइनल कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये पोस्ट हो गया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमारा अगला टॉपिक है FCRA। तो बेसिकली FCRA क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और ये कब लेकर आया गया था, तो ये 2010 में लेकर आया गया था। तो देखिए ये किस पे लागू होता है FCRA। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जानते होंगे कोई एनजीओ रहती है तो उसको फंड चाहिए होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। और बेसिकली जो एनजीओ का काम होता है वो जो होता है हमारे समाज में उत्थान के लिए, मीन्स सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट जो होता है अपलिफ्टमेंट इसके लिए ये काम करती है। तो इनको अपने काम करने के लिए, जैसे कोई भूखा है तो भूखे को खाना दिलाना, कोई यहाँ पे अनाथालय है तो वहाँ पे उनका बच्चों का ख्याल रखना, इस तरीके के एनजीओ होते हैं। तो क्या होता है कि एनजीओ को अपना कार्य करने के लिए, इस तरीके की सोशल वेलफेयर करने के लिए उनको फंड्स की ज़रूरत होती है। तो फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो क्या होता है कि उनको विदेश से पैसे को मांगने के पास उनके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो रिक्वेस्ट करें तो बाहर की कंपनीज या बाहर के कोई पर्सन उसमें अपने डोनेट कर सकता है या फिर गिफ्ट दे सकता है। तो इसको पैसे को रिसीव करने के लिए ही ये रेगुलेशन लेकर आया जाता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इससे क्या होता है कि सरकार को भी पता चलता है कि किसी भी एनजीओ को, कोई भी संस्था है तो उसको फॉरेन से कहाँ से उसको फंडिंग मिली है और वो एनजीओ क्या क्या किस तरीके से यूज करती है। तो हमने इसका FCRA का मेन काम बता दिया कि बेसिकली ये क्यों यूज किया जाता है। अभी हमारा अगला है कि सपोज कोई फॉरेन है कि एनजीओ है फॉरेन से पैसा ले रही है, लेकिन कोई ऐसा इंडियन है जो फॉरेन में रह रहा हो तो उसके द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो उसको इसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि वो जनरली रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस वो कंसीडर किया जाता है। तो उस तरीके का कंट्रीब्यूशन या ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र, इसको हम FCRA कंट्रीब्यूशन के अंदर इसको हम नहीं ट्रीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब लेकर आया गया था, 2010 में लेकर आया गया था। तो क्या क्या होता है, जैसे डोनेशन हो गया, मनी ट्रांसफ़र हो गया, किसी अदर तरीके का आर्टिकल का ट्रांसफ़र, आर्टिकल मीन्स कोई सामान का ट्रांसफ़र होता है, तो ये सब भी FCRA के अंदर कंक्लूड किया जाता है। और ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो ये हमारा जो गृह मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और इसके साथ साथ इसको सपोर्ट कौन करता है, तो हमारी IB करती है। IB मीन्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि इसको मॉनिटर और रेगुलेट करती है। तो हमने बता दिया कि फॉरेन फंड्स होते हैं। तो फॉरेन फंड्स में देखिए जो भी एनजीओ होते हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद, कोई भी एनजीओ होता है एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका जो वैलिडिटी रहता है 5 साल रहता है, और 5 साल एक्सपायर होने के 6 महीने पहले ही उनको वो रिन्यू कराना रहता है। तो आधार मैंडेटरी होता है। और इसके साथ साथ देखिए कौन कौन लोग FCRA के थ्रू फंड रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी इलेक्शन का कैंडिडेट है जो MP, MLA या फिर कोई अदर चुनाव लड़ रहा है तो उसको ये FCRA के थ्रू इसको कवर नहीं किया जा सकता है। देन कोई जज है या गवर्नमेंट ऑफिसर है तो इसको भी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो इसमें इसके थ्रू रिसीव नहीं कर सकता है। कोई जर्नलिस्ट है, देन कोई MP, MLA है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है, तो ये लोग जो है FCRA के अंदर ये फंड रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमने बता दिया कि FCRA के बारे में। अभी देखते हैं, सपोज कोई एनजीओ है तो उसका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका एक FCRA अकाउंट बनता है, मीन्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू उसका एक अकाउंट बनता है, और जो भी पैसा आता है इस अकाउंट में आता है। तो ये जो अकाउंट होता है ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी ओपन किया जा सकता है। इसका जब भी
FCRA रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका जो अकाउंट सिर्फ SBI जो बैंक है न्यू दिल्ली का ब्रांच, यहाँ पे सिर्फ यहीं से उसका एक अकाउंट ओपन होता है और उसी अकाउंट में ही सारा पैसा डोनेशन का वहाँ पे आता है। और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है फंड रिसीव करने का, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। हमने बता दिया 6 महीने के पहले उसको रिन्यू कराना रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जब भी पैसा आता है, सपोज वहाँ पे 10 करोड़ आया, 10 करोड़ फॉरेन से इसको एक साल में आया, तो उसका मैक्सिमम 20% अमाउंट जो है सिर्फ अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए बाटा यूज़ किया जा सकता है। नहीं तो फिर क्या होता है, NGO जो है इस पैसे को मिसयूज़ करते हैं। सपोज 10 करोड़ आया तो वो दिखा देते हैं कि 9 करोड़ हम अपने ऑफिस के मेंटेनेंस और रख लगाव में ही खर्च कर दिए। तो इस तरीके के मिसयूज़ को रोकने के लिए सरकार ने इसका कैपिंग लगाया है कि 20% रिसीव्ड फंड के ही आप अपने एम्प्लॉय पे खर्च कर सकते हो। मीन्स 2 करोड़ 10 करोड़ रिसीव हुआ तो 2 करोड़ सिर्फ अपने एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स पे खर्च कर सकते हो। रिमेनिंग जो है 80%, रिमेनिंग 80% से आपको अपना जो भी NGO रजिस्टर किया गया है जिस भी पर्पज़ के लिए, तो वो काम आपको करना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी ये पास हुआ था तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में था, तो हम इसको कवर करते हैं। तो और हमारा आपका आज का वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ भी डाउट्स है या फिर आपको हमारे किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है। तो बेसिकली वक्फ मीन्स क्या होता है, चैरिटी। चैरिटी मीन्स कोई भी आप गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट या फिर डोनेशन करते हैं, डोनेशन, इसी को हम वक्फ बोलते हैं। वक्फ एक अरेबिक वर्ड है जिसको हदीस से लिया गया था। तो हमने बता दिया जो ये गिफ्ट या डोनेशन किया जाता है ये मस्जिद बनवाने के लिए, स्कूल और हॉस्पिटल के जो सोशल वेलफेयर काम होते हैं उसके लिए किया जाता है। तो इसका मेन वक्फ का मीनिंग यही होता है जो कि 8th सेंचुरी के स्टार्ट से ही इसका डिटेल मिलता है। तो जब भी कोई वक्फ करता है तो वो उसका पहले क्या था कि कोई भी किसी चीज़ का वक्फ कर सकता था। तो अभी क्या है कि जब भी कोई किसी चीज़ का वक्फ करता है तो उसका पहले श्योर करना पड़ता है कि वो उस चीज़ का ऑनर है। तो इसी को हम क्रिएशन ऑफ वक्फ मीन्स जो ऑनर है वही उसको वक्फ कर सकता है, मीन्स वो उसको दान दे सकता है। और इसके थ्रू उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट में बताया कि इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल लेकर आएगी 6 महीने के अंदर, और कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को यहाँ पे वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल था और जो बिल लेकर आया गया था तो उसमें एक उम्मीद पोर्टल बनाया गया। उम्मीद पोर्टल का मेन काम क्या था कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं इसको रेगुलेट और मॉनिटर करेंगे कि कौन कहाँ से वक्फ हो रहा है, बस इसका मेन यही काम था। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि सेंसस 2027। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट सेंसस वो हमारा 2011 में हुआ था और 2011 के बाद अभी 2027 में जाके होगा, मीन्स 16 ईयर बाद। जनरली क्या होता है हर 10 साल में हमारे यहाँ सेंसस होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ में 16 साल बाद इस तरीके से हो रहा है, 2011 के बाद इस तरीके से हो रहा है। तो जो भी ये 2027 का सेंसस हो रहा है तो ये हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट है उन्होंने इसको पास कर दिया था कि अभी सेंसस 2027 का हो सकता है। तो ये जो भी सेंसस हो रहा है ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये कंप्लीट डिजिटल सेंसस रहेगा जिसका डेटा डायरेक्टली जो भी सेंसस वाला पर्सन रहेगा वो डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सर्वर पे अपलोड करेगा। तो ये टोटली डिजिटल सेंसस है।
सेकेंड है कि ये कास्ट बेस है, मीन्स इसमें सारे तरीके के जो भी पर्सन है उनका कास्ट का डेटा, जाति का डेटा भी इसमें फीड किया जाएगा। और एक तरीके का एक जो सास है, सास मीन्स सेंसस एज अ सर्विस, जिसको हम यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन बोल रहे हैं, इस तरीके के पोर्टल से उसका डेटा को रख रखाव किया जाएगा। तो भारत का जो भी सेंसस होता है, मीन्स यहाँ पे जनगणना होता है, उसका एक हम हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, एक हमारे ये संविधान में भी ये मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये यूनियन का सब्जेक्ट है, मीन्स हमारे जो भारत के संघ का सब्जेक्ट है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 है 7वां, वो किस आर्टिकल के थ्रू गवर्न होता है? तो वो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 246 के थ्रू वो गवर्न होता है, जिसमें जो हमारा 7वें शेड्यूल है अनुसूची, उसमें 3 तरीके की सब्जेक्ट है। पहला है यूनियन सब्जेक्ट। यूनियन सब्जेक्ट में कौन? हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिर्फ वही लॉ बना सकती है पार्लियामेंट के थ्रू। सेकेंड है वहाँ पे स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है कि जो हमारा स्टेट है, राज्य सरकार, वो उस स्टेट के आइटम्स जितने भी हैं उसमें वो लिस्ट में अपने जो विधायकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से रूल बना सकते हैं। थर्ड हमारा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, बेसिकली उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जिसपे हमारी राज्य सरकार और यूनियन गवर्नमेंट, ये दोनों लोग यहाँ पे उस पे लॉ पार्लियामेंट से या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से बना सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि ये जो हमारा सेंसस होता है, ये क्या कोई एक स्टैट्यूटरी इसमें प्रोविजन भी है क्या? तो हम देखेंगे कि जो सेंसस है हमारा, वो सेंसस एक्ट 1948 के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। और हमारे संविधान में देखा जाए तो 246 जो हमारा आर्टिकल 246 है, उसके थ्रू जो हमारी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में यूनियन सब्जेक्ट के अंदर उसमें दिया गया है। और ये जो कास्ट सेंसस एक्ट है, इसके थ्रू एक रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस का निर्धारण किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। और फर्स्ट सेंसस आपको याद होगा हिस्ट्री में कि फर्स्ट सेंसस पहली बार इस तरीके की, पहली बार हमारी जनगणना जो है 1872 में किया गया था, और आखिरी बार 2011 में किया गया था। और 2011 के बाद 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन 2021 में क्या हुआ, वहाँ पे कोविड-19 आ गया। कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो तब से ये, जब से 2021 वाला पोस्टपोन किया गया, तब से ये हमारे भारत में दूसरा कोई जनगणना हो नहीं पाया है। तो हमने बताया कि जो हमारा 1948 वाला एक्ट है, सेंसस एक्ट, उसके थ्रू देखिए रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर बनाए गए थे। तो अभी देखिए इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, इसके थ्रू इनको अपॉइंटमेंट और इनका जो ऑफिस है वो क्रिएट किया गया था, जो कि हमारी गृह मंत्रालय है, भारत की गृह मंत्रालय, उसके अधीन काम करती है, जिसका काम होता है कि कितने बर्थ हो रहे हैं, कितने डेथ हो रहे हैं, इन सारे डेटा को मेंटेन करना और रिकॉर्ड करना। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिलेवेंट नहीं है, तो अननेसेसरी उस पर टाइम देने का कोई मीनिंग नहीं है। बेटर होगा कि आप इससे अपने जो अपना करंट इवेंट्स है इसको स्टैटिक से लिंक करके, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि सपोज ये आधार एक्ट है, तो आधार को हम कैसे अपने हिस्ट्री या स्टैटिक पार्ट है उससे लिंक करके हम आपको बताते हैं। जैसे आधार अभी रिसेंटली एक इनाम जो स्कीम था उसके थ्रू ये लाया गया था, तो हम बेसिकली वहाँ से देख लेंगे कि आधार कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, वो किसके यूआईडी किसके रूल के अंतर्गत काम करती है। तो ऐसे ही आपको डायनेमिक जो टॉपिक्स हैं उसको अपने स्टैटिक टॉपिक से लिंक करके पढ़ेंगे, तो ये आपके रिविजन में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपको हमेशा दिमाग में बना रहता है। तो हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, अभी रिसेंटली हुआ था, जो हमारी केंद्र सरकार है, कृषि विभाग, उन्होंने क्या किया था, आधार का ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया था। आप कोई भी फार्मर से रिलेटेड उसका बेनिफिट्स लेते हैं तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया था। और इसका रीजन क्या था, रीजन सिर्फ और सिर्फ था कि मिसयूज को रोकना।
मिसयूज को रोकना। तो इसकी वजह से आधार का ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया था कि कोई भी आप कृषि या फिर खेती से रिलेटेड कोई भी स्कीम का बेनिफिट पा रहे हैं तो आधार बेसिकली क्या कौन इशू करता है, तो यूआईडीएआई करती है। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक तरीके के स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था अंदर आधार एक्ट 2016 के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एक्ट टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है, जिसका काम होता है कि एक यूनिक आईडी इशू करना, जो कि एक तरीके का एड्रेस प्रूफ भी होता है प्लस एक आईडी प्रूफ भी होता है। आईडी प्रूफ ये दोनों चीज होता है। जो हमारा आधार होता है ये एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है और आईडी प्रूफ का भी काम करता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो आधार के फीचर होते हैं ये एक तरीके 12 अंक का नंबर होता है और इसमें जो हमने बताया कि जो एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों का काम करती है, लेकिन इसको हम सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पे या डोमिसाइल के निवास के प्रूफ के तौर पे इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा अगला टॉपिक है ओसीआई। ओसीआई का फुल फॉर्म होता है कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये एक तरीके के सिटीजन्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली यूनियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने बताया कि ऐसा कोई पर्सन है जिस पे कोई कन्विक्शन या सीरियस चार्ज लगा हुआ है तो उसको हम इस तरीके का जो ओसीआई कार्ड इशू करती है सरकार उसको कैंसिल कर देगी और इसके जो नियम है इसको और कठोर बनाएगी। तो इसको किससे रेगुलेट किया जाता है, तो अमेंडमेंट इन सिटीजनशिप एक्ट मीन्स ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का था इसमें अमेंडमेंट सरकार लेकर आई है। तो आपको पता होगा, आप न्यूज़ को फॉलो करते होंगे, तो रिसेंटली जो अभी करंट यूनियन गवर्नमेंट है 2014 में इलेक्ट होकर आई थी, तो पहले क्या थी कि वहाँ पे एक पीआईओ और ओसीआई भी था। तो बाद में ये वाली गवर्नमेंट ने ओसीआई मीन्स ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और पीआईओ मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन दोनों को मर्ज कर दिया था तो मर्ज करके एक कर दिया था। तो अभी देखेंगे कि ओसीआई बेसिकली क्या होता है। तो ओसीआई जो होता है उनको इशू किया जाता है कि जो कि भारत के सिटीजनशिप थे, मतलब भारत के नागरिक थे जब हमारा संविधान लागू हुआ, या फिर भारत के नागरिक बनने की उनकी एलिजिबिलिटी थी, या फिर उनकी जो ग्रैंड चाइल्ड या तो वो जो भी इस तरीके के सिटीजन थे जो उस समय यहाँ पे नागरिकता पाने के लिए एलिजिबल थे, उनके चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, नाती पोता ऐसे लोग हैं, उनको ओसीआई कार्ड इशू किया जाता है। या फिर कोई ऐसा इंडियन ओरिजिन पर्सन जो फॉरेन में जाके किसी फॉरेनर गर्ल से या फिर कोई लड़की, इंडियन लड़की फॉरेन में लड़के जाके शादी की, ऐसे लोगों को यहाँ पे ओसीआई कार्ड इशू किया जाता है। इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है कि लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस एक हम ओवरव्यू बता दे रहे हैं। तो अभी रिसेंटली क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जिसमें समीउल्लाह वर्सेस बिहार स्टेट के खिलाफ जो केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि बिहार ने जो एक रूल लेकर आया था कि जब भी आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पे म्यूटेशन का प्रूफ होना चाहिए। म्यूटेशन का प्रूफ बेसिकली क्या होता है, जब भी पेरेंट्स एक, जिसको हिंदी में हम खारिज दाखिल बोलते हैं, उस तरीके से सपोज किसी फादर से या फिर मदर से बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन को ये फंड, ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होती है, इसी पार्ट को हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो वही प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने म्यूटेशन को कंपलसरी किया था बिहार ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। तो हम देख लेते हैं कि ये प्रोसेस, ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इम्पोर्टेंट ये है कि लैंड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में आया है। तो लैंड से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे स्टैट्यूटरी लॉज में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो फर्स्ट है कि जो लैंड होता है वो स्टेट सब्जेक्ट है, मीन्स लैंड से रिलेटेड
कभी भी जो भी नियम कानून बनाना रहेगा तो ये हमारा जो राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार यही इस पे यहाँ पे नियम कानून बना सकती है। और जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन अपडेट जो होता है, ये कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट मीन्स जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे कि जो राज्य सरकार है, ये दोनों लोग यहाँ पे नियम कानून इस चीज को ला सकते हैं, जो कि हमारा जो 7वीं सूची है इसमें इसको मेंशन किया गया है। अभी देखेंगे कि भू आधार, तो भू आधार बेसिकली क्या होता है कि ये यहाँ पे आप देखेंगे, या तो ये पीसीएस, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीसीएस और आई थिंक यूपीएससी क्वेश्चन में भी ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज भू आधार। भू आधार बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारा आधार जो होता है, आधार एक 12 डिजिट का एक न्यूमेरिक नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वैसे भू आधार जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनके लिए एक 14 अंक का अल्फा न्यूमेरिक, मीन्स यहाँ पे A to Z और 0 to 9 इस तरीके के लेटर का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, जिसको भू आधार बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व स्कीम को रिसेंटली 5 इयर्स कंप्लीट हुए, मीन्स ये 2020 में लॉन्च किया गया था, तो अभी इसको 5 साल कंप्लीट हुए। तो स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो बेसिकली स्वामित्व स्टैंड फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी ऑफ विलेजेस एंड एरियाज। तो बेसिकली क्या था कि जब बहुत पहले अंग्रेज जब देश छोड़ के गए थे, अंग्रेज देश छोड़ के गए, तो बहुत सारा ऐसा जगह था जिसका प्रॉपर्टी पे सिर्फ लोग रहते थे, लेकिन उनके पास उसके कागजात नहीं थे, जमीन के कागजात नहीं थे ना, या मीन्स उस पे नंबर्स नहीं था, नाम नहीं चढ़ा हुआ था। तो सरकार ने ये सोचा कि सपोज ये जगह है, इस जगह पे आप बहुत साल से रह रहे हैं, तो क्यों ना इसको सर्वे करके एक बार इसका वेरिफिकेशन करके इस पर्सन को इसका यहाँ पे राइट दे दिया जाए, लीगल राइट दे दिया जाए। इस स्कीम को ही स्वामित्व स्कीम बोला गया था। तो स्वामित्व स्कीम देने से देखिए इसका क्या क्या फायदा रहेगा। तो एक रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, मीन्स जो भी लोग बिना नाम के रह रहे थे उनको एक लीगल राइट मिल जाएगा, तो जिससे कि उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोज लोन लेना रहे, केसीसी लेना रहे, तो इस ऐसे केस में उनको हेल्प मिलेगा, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सपोर्ट बोल सकते हैं। दूसरा है कि उनके पास जब नाम चढ़ जाएगा, जब पेपर पे नाम हो जाएगा, तो उनके पास प्रॉपर्टी का टैक्स जाएगा, जैसे हाउस टैक्स होता है, इस तरीके का उनके पास टैक्सेशन, सरकार का एक रिवेन्यू भी जनरेट होगा। थर्ड इसमें बेनिफिट है कि एक्यूरेट रिकॉर्ड आ जाएगा, मीन्स पहले क्या था, नाम नहीं था तो उस पर कोई भी यहाँ पे उस जगह का मिसयूज कर सकता था, या फिर कोई दबंग पर्सन आकर उसको हड़प सकता था, लेकिन इस तरीके से अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अभी नाम चढ़ गया है, तो उसके पास एक लीगल राइट है वहाँ पे अपने कानून का हेल्प लेने का। और इसके साथ साथ जो जीआईएस होता है, जीआईएस मतलब जियोग्राफिकल, जो उसका लोकेशन था मैप होता है, उसका डेटा भी सरकार के पास चला जाता है। और सरकार के पास डेटा जाने की वजह से क्या होता है कि जो जीपीडीपी का प्रिपरेशन होता है, मीन्स प्रॉपर वहाँ पे स्पेशल डेटा होता है, इसका सरकार के पास डेटा आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि बाद में कभी भी कोई गवर्नमेंट फ्यूचर में स्कीम्स लेकर आती है, तो प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर डेटा के साथ बेटर पॉलिसी फ्रेमिंग कर पाते हैं। हमने बता दिया ये लॉन्च किया गया था 2020 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्वामित्व स्कीम है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रोन से मैपिंग कराई जाती है, और उस मैपिंग को गवर्नमेंट के सर्वर पे डेटा स्टोर किया जाता है, जो कि कभी बाद में लीगल बैकिंग और लीगल सपोर्ट के लिए वो हेल्पफुल हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्राम मानचित्र जो होता है, जैसे लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत लेवल पे देखेंगे, वहाँ पे जो लोकल जो एरिया होता है उनकी मैपिंग होती है। तो स्पेशली जैसे प्रधान हो गया, लेखपाल हो गया, इनके पास होती है, तो इस तरीके से उनका प्रॉपर डेटा आ जाएगा, प्रॉपर
प्रॉपर एंड प्लस वैलिड डेटा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ड्रोन सर्वे हो गया और प्रधान या फिर नगर सेवक की हेल्प से वहाँ पे ये सब चीज़ें को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है लीगल राइट्स देने से। अभी हमारा अगला टॉपिक है ट्राइबल गवर्नेंस बेसिकली क्या होता है कि अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आपको पता होगा सोनम वांगचुक, तो इनका अभी गिरफ्तारी हुआ था। तो गिरफ्तारी बेसिकली क्यों हुआ था कि ये जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, इनको ये चाह रहे थे 6th शेड्यूल में रखना। तो 6th शेड्यूल का जो फुल फॉर्म है, ये आप देखे होंगे कि ये है कि अदर शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जो एरिया था उसी को हम 6th शेड्यूल में रखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि इनका डिमांड वहाँ पे इतना क्यों था कि वहाँ पे 6ठी अनुसूची में लद्दाख को डाला जाए, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 4 हमारे राज्य में लागू होता है। जो 6ठी अनुसूची है सिर्फ हमारे 4 राज्य में है। 4 राज्य में है असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। तो ये जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, सिर्फ और सिर्फ इन 4 राज्यों के 10 यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए जो 6th शेड्यूल है वो आर्टिकल 244 के थ्रू जो हमारा बारदोलोई कमेटी है इसके रिकमेंडेशन के बेस पे बनाया गया था, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइबल का गवर्नेंस, क्योंकि देखेंगे कि सोशल अपलिफ्टमेंट जो यूपीएससी का मेन यहाँ पे फोकस एरिया होता है। तो बारदोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे हमें जो शेड्यूल है, जो 6ठी शेड्यूल है उसको ऐड किया गया था, और इसका जो था आर्टिकल 244 का 2nd सब क्लॉज के थ्रू इसमें ऐड किया गया था, जिसके थ्रू यहाँ पे 2 पार्ट क्रिएट किया गया। एक तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और एक ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, ये यहाँ पे डाला गया। तो जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये इसकी संख्या आज के टाइम पे 10 है इन 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसमें क्या होता है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है इसमें इसमें 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 जो है गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और रिमेनिंग जो 26 होते हैं वो वहाँ पे लोकल इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और जो ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल होता है, ये किसी स्पेसिफिक एरिया में वहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनकी आबादी को देखते हुए यहाँ पे जो है डिक्लेयर किया जाता है। तो हमने बता दिया कि कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी है, इनके प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल के थ्रू जो 6ठी अनुसूची है इसमें इनको रखा गया है। अभी देखिए जो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, सपोज उनको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, तो उनके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है। एक ये लोग जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधायकी, उतना इनके पास पावर होता है। जैसे आप देखेंगे कि वहाँ के जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इनहेरिटेंस मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जैसे डेथ हो गया, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया, इन तरीके के जो शादी विवाह हो गया, सोशल और कस्टम, इस तरीके के रूल और रेगुलेशन बनाने का इनके पास पावर होता है। और इन पावर के साथ साथ इनके पास जो पैसे होते हैं, मीन्स लैंड रेवेन्यू हो गया, जो टैक्सेस से पैसे आते हैं, कहीं पे वहाँ पे रीडिंग हो गया, और फिर जो रॉयल्टी होती है, मिनरल हो गया, इन तरीके से जो भी रेवेन्यू आता है तो इन सारे स्टेट के पास ही रहता है। इसलिए लोग वहाँ पे जो लद्दाख है उसके लिए वो वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा था कि इसको 6th शेड्यूल में रखा जाए, और इस तरीके का वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। तो अभी हम देखेंगे कि ये तो 6th शेड्यूल हो गया। अभी 5th शेड्यूल के बारे में देखेंगे। तो 5th शेड्यूल बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अदर ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है। तो देखिए जो पेसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन, तो पेसा का फुल फॉर्म होता है पंचायत
एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया जो कि 1996 में लेकर आया गया था स्टेट गवर्नमेंट को, जो स्पेशली जो शेड्यूल्ड एरिया है इनको रेगुलेट करने के लिए आया गया था, जिसमें लोकल जो गवर्नेंस होता है इसको फोकस करने के लिए, जिसका पावर जो होता है गवर्नर के पास रहता है। गवर्नर के पास पावर रहता है किसी को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का। तो अभी देखिए, सॉरी, जो शेड्यूल एरिया होता है इसका नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा निकाला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का राइट हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। और सपोज कोई एरिया शेड्यूल्ड यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया तो टाइम बेसिस पे यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति को अपने रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और जो 97 में एक केस आया था जिसको सम्मत वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस बोला गया, जिसमें जो ट्राइबल लैंड होता है, मीन्स कोई ट्राइबल पर्सन है और उसका लैंड जो है किसी प्राइवेट पार्टीज को यदि दिया गया है तो उसका जो ये डिसीजन है इसको नल एंड वाइड किया जा सकता है। मीन्स इसका मीनिंग ये होता है कि सपोज कोई ट्राइबल एरिया में किसी का मकान है तो बहुत सारे केस ऐसे मिले जिसमें पैसे वाली कंपनी वाले लोग या फिर पैसे वाले लोग उसको डरा के धमका के वो जमीन खरीद लिए। तो क्या होता है, इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट पास किया, जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि जो भी ट्राइबल एरिया है उसका जमीन कोई भी अदर पर्सन नहीं ले सकता। सिर्फ और सिर्फ जब भी लेगा वो ट्राइबल ग्रुप का या कम्युनिटी का ही पर्सन ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। तो अभी देखिए, जो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ये हो रहा है कि जो एक 5वीं सूची हो गया और एक 6ठी अनुसूची हो गया, तो ये इन दोनों अनुसूची में क्या अंतर होता है इसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पैरामीटर रहेगा कि हमारा कि कौन सा अनुसूची कहाँ पर लागू होता है। तो फर्स्ट देखिए, जो 5वीं अनुसूची होती है कि ये जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। 5th अनुसूची जो कि जिसको हम अदर शेड्यूल्ड एरिया के नाम से वहाँ पे 5वीं अनुसूची में दिया गया है। और ये करंटली हमारे 10 राज्य में इस तरीके की व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। और जो 6ठी अनुसूची है ये सिर्फ ये संविधान में ही मेंशन है, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य के लिए ही हमारा 6ठी अनुसूची सिर्फ और सिर्फ लागू है। और रही बात इसकी गवर्नेंस की बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडी है यहाँ पे जो होता है, जो हमारा ट्राइबल एरिया होता है जिसको 5वीं अनुसूची बोलते हैं, यहाँ पे जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है। तो ये जो एडवाइजरी, जैसे यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल के पास ये पावर होता है, तो वैसे इनके पास जो होता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इनको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, जो टाइम टू टाइम बेसिस पे ये इनको एडवाइजेस करते रहते हैं। इनके पास पावर क्या होता है, तो हमने बताया कि जो भी यहाँ पे विधायकी का पावर होता है, विधायकी मीन्स जो विधानसभा में रूल रेगुलेशन बनाने का पावर, सेम उनको ये टैग के पास होता है। टैग मीन्स ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल इसके पास होता है। और सेम यहाँ पे देखेंगे कि जो एडीसी और एआरसी है इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि ये सारे टैक्सेशन से लगाए रेवेन्यू और रूल रेगुलेशन सारे ये इम्प्लीमेंट और बनाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वीं अनुसूची का जो रेगुलेशन है ये हमारा पेशा एक्ट 96 के अंतर्गत किया जाता है, जिसका पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल्ड एरिया इसका फुल फॉर्म है। 96 के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है, जबकि ये हमारे संविधान में पहले से हमारे मेंशन है। तो आप कमेंट करके बताइए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो हमारी 6ठी अनुसूची है, इसका डिटेल हमारे संविधान के कौन से हिस्से, कौन से पार्ट में या कौन से आर्टिकल में इस चीज का मेंशन है। यहाँ पे देखिए, ये जो है इसके लिए इसका काम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करती है, जो कि इसमें पेशा एक्ट के थ्रू ये जो शेड्यूल्ड एरिया होता है वहाँ पे ग्राम सभा का जो निर्धारण और रेगुलेशन होता है पेशा एक्ट के थ्रू किया जाता है, और उसके थ्रू ही यहाँ पे फंड का एलोकेशन भी किया जाता है। और पीएम आदर्श ग्राम योजना, जैसे यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जो नॉर्मल ग्राम सभा में जो है आदर्श ग्राम परियोजना है, वैसे ही वहाँ पे ट्राइबल एरिया में पीएम आदर्श ग्राम योजना है, जहाँ पे नियरली 40%
आबादी है एसटी की, वहाँ पे इस स्कीम को लागू किया जाता है, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। हमारा अगला टॉपिक है कि आदि कर्मयोगी। तो बेसिकली आदि कर्मयोगी इस तरीके का एक तरीके का प्लान लेकर आया गया था लीडरशिप का, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, वहाँ पे पिछड़ी जो जनजाति वाले लोग होते हैं, उनको किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और स्टेट के जो विलेजेस होते हैं, इन तरीके के लोगों को सपोर्ट ऐसा प्रोवाइड किया जाए जिससे यहाँ पे ट्राइबल जो पर्सन है यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, इस और वहाँ पे जो गवर्नेंस है इस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इस सिस्टम को में सुधार करने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेकर आया था, जिसका मेन काम था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, फिर उसके साथ साथ जो वहाँ पे यूथ लीडर, टीचर, डॉक्टर, सोशल वर्कर थे और जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के लोग थे ट्राइबल एरिया, इन तीनों सबको एक साथ एक बेंच पर लाया जाए और लाकर यहाँ पे उस तरीके की लोकल लीडरशिप को कैसे डेवलप किया जाए, इसका ये मेन काम था, जिसको हम आदि कर्मयोगी अभियान बोलते हैं। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता था कि जो जनजातीय गौरव वर्ष, तो आप ध्यान दीजिएगा, जनजातीय गौरव वर्ष 2024 से 2025 के बीच में मनाया जाता है, जो कि एक भगवान बिरसा मुंडा के जो 150वीं जन्मदिन था उसके उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष मनाया गया 2024 से 2025। तो ये ध्यान दीजिएगा, 2024 से 2025 के बीच में जनजातीय गौरव दिवस को मनाया गया था। हमारा अगला टॉपिक है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वजह से हम स्किप कर रहे हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मीन्स कहीं पे देखेंगे कि कुछ ऐसे जनजाति में, जैसे हम नॉर्मली देखेंगे कि जो ओबीसी हो गया है या फिर एससी हो गया, इसमें कुछ जातियां जो हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं या फिर बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो वैसे ही उनमें जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं या ट्राइबल जो उनका कम्युनिटी होता है, उसमें कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो उनके उत्थान को और अच्छा अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार ने पीएम जनमन स्कीम लेकर आया था, जिसकी वजह से जो पीवीटीजी वाले एरियाज हैं स्पेशली उनके लाइफ को, लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल वेलफेयर को और मेंटेन किया जा सके, इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए पीवीटीजी ये ग्रुप लेकर आया गया था, जिसमें मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल जो सेक्शंस थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया था, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जिसके थ्रू 75 जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया पीवीटीजी के तौर पे। और ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम है, जिसके थ्रू 18 राज्य और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पे ये लागू होता है। तो सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 75 जो है पीवीटीजी को आइडेंटिफाई किया गया, तो सबसे ज़्यादा पीवीटीजी की संख्या जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, जिसकी संख्या नियरली वहाँ पे 12.5 लाख के आसपास है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो तलाश इनिशिएटिव। तो तलाश बेसिकली आप नेम से ही पता चला होगा कि तलाश मीन्स ये सर्च टाइप का कुछ इनिशिएटिव है। तो ये किसके द्वारा लेकर लाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने क्या किया, यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप किया और पार्टनरशिप करके ये तलाश स्कीम लेकर आए, जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया कि एक नेशनल लेवल पे प्रोग्राम बनाया, जिसकी वजह से एक होता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा सके जो ट्राइब्स के वहाँ पे एजुकेशंस होते हैं और उनका जो होता है पर्सनल ग्रोथ जो होता है स्टूडेंट के, इसकी वजह से ये लेकर आया गया था कि वैसे बच्चों को इम्प्रूव किया जाए, उनके एजुकेशनल क्वालिटी को और उनके पर्सनल जो ग्रोथ है उनको इम्प्रूव किया जाए। और इसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने एक स्कूल लॉन्च किया, जिसका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बोला जाता है, शॉर्ट में EMRS बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर काम करती है। और ये वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ पे टोटल जनसंख्या का नियरली 50% पॉपुलेशन जो है ट्राइब्स में रहती है, शेड्यूल ट्राइब रहती है। तो वहाँ पे इस तरीके के स्कूल का यहाँ पे किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम।
तो बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी नियम कानून जो होता है उसी को हम जुवेनाइल जस्टिस बोलते हैं। तो उसका डिफिनीशन देखिए, चाइल्ड का डिफिनीशन कोई भी 18 साल से कम है। जुवेनाइल का डिफिनीशन कोई भी ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम है उसको जुवेनाइल बोलते हैं। तो अभी उनके बारे में एडॉप्शन से रिलेटेड देख ले, तो ऐसे बच्चे के एडॉप्शन होता है। तो एडॉप्शन जो होता है, पहले क्या था कि जो जुवेनाइल जस्टिस था उसमें क्या था, एडॉप्शन जो है सिविल कोर्ट से मिलता था। लेकिन अभी एक 2021 में अमेंडमेंट लेकर आया गया था जिसमें बताया गया ये सिविल कोर्ट से अथॉरिटी जाकर अभी जो डीएम होते हैं इनके पास अथॉरिटी चला गया। मीन्स कोई भी अभी बच्चा एडॉप्ट करता है तो उसका जो अप्रूवल होता है, डिस्ट्रिक्ट जो वेरिफिकेशन और अप्रूवल जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उसकी अथॉरिटी होता है, इंक्लूडिंग जो वहाँ पे एडीएम होते हैं ये, इन लोगों के पास ये होता है। पहले क्या था कि कोई भी एडॉप्शन का केस है और वहाँ पे सिविल कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है उस केस से रिलेटेड, तो उस केस के अगेंस्ट कोई भी अपील का कोई चांस नहीं मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पे डीएम के थ्रू कोई भी उन्होंने जजमेंट दिया है एडॉप्शन से रिलेटेड, तो उसके पास क्या होता है कि एक अपील रहता है जो कि 30 दिन के अंदर करना रहता है। और ये किसको कर सकते हैं, जो भी वहाँ के कमिश्नर रहते हैं, डिविजनल कमिश्नर रहते हैं वहाँ पे उनको किया जा सकता है। तो ये इस अमेंडमेंट में आया था और उतना ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है। हमने चाइल्ड एडॉप्शन के बारे में बताया, तो चाइल्ड एडॉप्शन जो है बेसिकली उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एडॉप्शन का केस इनके थ्रू रेगुलेट होता है। और ये एडॉप्शन किसके थ्रू आज के टाइम पे होता है, जो पहले हमारे पास कोर्ट के पास पावर था वो नियरली अब डीएम के पास हो गया। और डीएम इन केस डीएम के साथ साथ जो एडीएम होता है, एडीएम इनके पास होता है। इन्होंने जो भी डिसीजन दिया, डिसीजन देने के बाद कोई भी डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को जो कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर के पास इनको अपील किया जा सकता है विद इन 30 डेज। ये ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि रिसेंटली अभी क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ओटीटीज जो ऐसे वल्गर कंटेंट को दिखा रहे थे उन पे उन्होंने बैन किया था। तो एक बार देख लेते हैं कि इसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है। तो बेसिकली क्या था, इसको नोटिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, मीन्स आईबी मिनिस्ट्री ने इनको बैन किया था। कुछ जो ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म थे जो वल्गर कंटेंट दिखा रहे थे, इसकी वजह से उनको बैन किया गया था। तो ये बैन करने का इनके अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, तो इनके पास दो सोर्स होता है, जो पावर का दो सोर्स होता है। फर्स्ट सोर्स जो है आईटी एक्ट 2000 है, जो कि हमारा सबसे पुराना है, आईटी एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है। दूसरा एक्ट जो होता है कि आईटी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, ये दो ऐसे एक्ट हैं, स्टैट्यूटरी एक्ट हैं, जिसके थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ ओटीटी कंटेंट पे बैन किया था। और आगे भी ये लोग ऐसे जो प्लेटफॉर्म है इसको रेगुलेट या फिर इस तरीके का बैनिंग का काम वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ओटीटी कंटेंट वाला जो है किसके थ्रू रेगुलेट होता है, जो आईटी एक्ट है और आईटी अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 है उसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो बेसिकली क्या होता है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए ये मेल है और यहाँ पे ये फीमेल है, फीमेल। तो इनका रेशियो कितना है, इन दोनों के बीच में गैपिंग कितना, इनके रेशियो के बीच में गैपिंग है, इस तरीके के रिपोर्ट को ही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बोलते हैं। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है हर साल। तो अभी देखेंगे इंडिया का जो रैंक है 131वां है। तो 131वां जो है 148 कंट्री में 131वां है, जो कि पहले 129 हुआ करता था। तो अभी थोड़ा सा स्कोर जो है यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, लेकिन इसका रैंक अभी डाउन हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो आइसलैंड कंट्री है, इन्होंने 16वीं बार टॉप किया। मीन्स जो आइसलैंड है यहाँ पे जो जेंडर गैप है, मीन्स मेल और फीमेल में, लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों लोगों को उसमें लगभग इक्वली ट्रीट किया जाता है। इस तरीके की यहाँ पे ग्रीस आइसलैंड में यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग।
अभी कोई भी इस तरीके की कंट्री नहीं है जहाँ पे टोटल वहाँ पे जो जनरल जो गैप है वो जीरो है, मीन्स इक्वालिटी कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन टॉप पे अभी भी आइसलैंड बना हुआ है लगातार 16वीं साल। जहाँ पे किसी कंट्री का स्कोर 1 आता है, इट मीन्स वहाँ की फूला लड़का और लड़की में पूरा पैरिटी है, मीन्स बराबरी है, और जीरो का मतलब इनइक्वालिटी, लड़का लड़की में इनइक्वालिटी है। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए क्या क्या पैरामीटर को कंसीडर किया जाता है? तो फर्स्ट पैरामीटर होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मीन्स जो पैसे की लेन देन और उससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है, इसको कंसीडर किया जाता है। सेकेंड होता है कि एजुकेशनल, मीन्स कौन लड़का कितना पढ़ी है, लड़की कितनी पढ़ी है। देन हेल्थ हो गया, और उसके साथ साथ फोर्थ पैरामीटर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मीन्स पॉलिटिकली कितना उन लोगों को अप्रोच किया जाता है, मिलता है, और उसका स्कोप कितना तक हो पाता है। इन 4 पैरामीटर को देखते हुए हम इसको यहाँ पे रिपोर्ट जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है हर साल में। बाकी इसमें और कुछ ऐसा तो नहीं। अगला हमारा रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। तो अभी रिसेंट में ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा किया जाता है। तो अगला हमारा इसका क्वेश्चन रहेगा कि जब भी ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स या पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है? तो देखिए, फर्स्ट पैरामीटर है कि अंडर न्यूरिशमेंट, मीन्स कोई भी बच्चा मतलब उसका जितना कैलोरी इंटेक चाहिए होता है उतना नहीं मिल रहा है, तो ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया। मीन्स माल न्यूट्रिशन टाइप का जो केसेस होता है उस तरीके का अंडर न्यूरिशमेंट, जिसका लगभग 1/3 इसका वेटेज है। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। तो अभी यहाँ पे 2 पैरामीटर है, फर्स्ट है चाइल्ड स्टंटिंग, सेकेंड है यहाँ पे चाइल्ड वेस्टिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सपोज किसी बच्चे का 1 साल में 1.5 फीट वजन होना, 1.5 फीट हाइट होना चाहिए, 1.5 फीट हाइट होना चाहिए, लेकिन वो 1.5 फीट ना होकर 15 इंच है, मीन्स 3 इंच शॉर्ट है, तो इसको हम चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। मीन्स हाइट में कुछ कम है उसका उम्र के हिसाब से, तो उसको चाइल्ड स्टंटिंग बोलता है। लेकिन उसका जो है वजन में कमी है तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। ये इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंसेस है। सपोज कोई 1 साल का बच्चा, उसको होना चाहिए 8 किलो होना चाहिए, लेकिन वो 1 साल के बाद भी वहाँ पे देखेंगे कि वो 6 किलो का है, तो इसको हम चाइल्ड वेस्टिंग बोलेंगे। और उसका हाइट कम है तो उसको चाइल्ड स्टंटिंग बोलेंगे। ये दोनों में इसका बेसिक डिफरेंस है। और थर्ड है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मीन्स वो बच्चा सर्वाइव ही नहीं किया, वो बच्चा मर गया। इस तरीके की ये 3 जो पैरामीटर हैं, 3 तरीके का यहाँ पे पैरामीटर को देखते हुए यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें इंडिया का रैंक 123 कंट्री में 102 है, मीन्स 102 है इसका इंडिया का रैंकिंग। जिसमें से ये बोला जाता है कि इंडिया में 3 में से हर एक बच्चा स्टंटेड है। स्टंटेड मीन्स क्या? उसका हाइट कम है। हाइट कम की क्यों है? तो उसका जो भी ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो इनका जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, इसका मानना है कि इंडिया में इन लोगों को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं दिया जाता है, इसकी वजह से इनका हाइट कम रह जाता है। अभी देखिए, इससे रिलेटेड अगला टॉपिक है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उसका गोल नंबर जो 2 है, SDG नंबर 2, इसमें बोला गया कि जीरो हंगर 2030 तक कि हम पूरे वर्ल्ड में जीरो हंगर मीन्स भूखमरी वाला केस को मिटा देंगे। तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें क्या क्या पैरामीटर हैं इंक्लूड किए जाते हैं हमने बता दिया। माल न्यूट्रिशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी को कंसीडर करके बनाया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगला टॉपिक है हमारा, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसको हम चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट बोलते थे। ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो ये यूनिसेफ के द्वारा पब्लिश किया गया था, जिसको नेम दिया गया चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025। ये किसके द्वारा किया गया? यूनिसेफ के द्वारा। तो इसमें और दूसरा कुछ नहीं है। मैटरनिटी लीव, ये इसमें आपको पहले से पता होगा, इससे रिलेटेड कुछ है तो नहीं। तो देखिए, इसको जो मैटरनिटी लीव है, इसको एक हमारा जो भारतीय संविधान में, इसमें आर्टिकल जो 21 है,
राइट टू लाइफ, इसमें महिलाओं को ये अधिकार मिला हुआ है राइट टू लाइफ के थ्रू। उनको क्या था, पहले 12 वीक का पेड मैटरनिटी लीव मिलता था, मातृत्व लीव मिलता था, लेकिन जो अभी मौजूदा केंद्र सरकार है उसको 12 वीक से बढ़ाकर इन्होंने 26 वीक कर दिया था। मतलब नियरली आपको 6 महीने का आपको पेड लीव दिया जाएगा मैटरनिटी लीव के थ्रू। तो इसको कौन से एक्ट के थ्रू कवर किया जाता है, इसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के थ्रू कवर किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के थ्रू किया जाता है कवर, जिसमें महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी के समय पे 6 महीने लगातार उनको छुट्टी दिया जाता है पेड। कोई भी कंपनी इसको मना नहीं कर सकती। मना करने पे ये डायरेक्टली ये इनका लीगल राइट है, तो ये डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज़ को लेकर जा सकते हैं। और ये कौन सी कंपनी पे लागू होता है, ये ऐसी कोई भी कंपनी जहाँ पे 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय रहते हैं वहाँ पे ये लागू होता है। ये देखिए, ये हाँ कुछ भी ये काम का नहीं है, तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। और अभी देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण, तो इसको बेसिकली ये भी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जो स्वच्छ भारत मिशन था वो शहरी वाला 2016 में लागू किया गया था, और इसको लागू करने के लिए किसके थ्रू हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है इसके थ्रू द्वारा ये लागू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, जो शहरों में आया था। और इसके थ्रू इन्होंने एक नया क्राइटेरिया ऐड किया, जिसको बोला गया कि सुपर स्वच्छ लीग सिटी, मतलब कुछ ऐसे शहर जिनको सुपर स्वच्छ के कैटेगरी में रखा गया। तो उसमें पहले पे इंदौर है, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई महाराष्ट्र का। तो ये 3 ऐसे सिटीज हैं जिनको सुपर स्वच्छ लीग में रखा गया था। अभी हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक। तो एपिडेमिक ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो ये WHO के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान देना रहता है कि ये रिपोर्ट जो है पब्लिश कौन करता है, इसमें क्या क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसलिए हम देखिए जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक ये किसके द्वारा होता है, रिलीज किया जाता है, तो हमने बताया कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो ये न्यूज में इसलिए था कि जो हमारा पड़ोसी देश है मालदीव, उन्होंने क्या किया था, अपने देश में जो टोबैको होता है यहाँ पे तंबाकू, उस पर कंप्लीट बैन इन्होंने लगा दिया था, जिसको हमने जनरेशनल टोबैको बैन, ऐसा बैन होता है जो बेसिकली लाइफ टाइम टोबैको बैन करते हैं, उसी को हम जनरेशनल टोबैको बैन बोलते हैं। जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू वाले कोई अदर प्रोडक्ट हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं। तो जो टोबैको होता है तंबाकू, ये इंडिया का इंडिजीनियस नहीं है, ये इसका इंडिजीनियस मीन्स ये ओरिजिनली साउथ अमेरिका में पाया जाता था और वहाँ से ये पूरे वर्ल्ड में फैला। और इसका जो खेती करने के लिए जो मिट्टी होती है वो सैंडी मीन्स बलुहट जो मिट्टी होती है ये सबसे बेस्ट होती है, और जहाँ पे थोड़ी बहुत पानी लगे वो अच्छा होता है। जिसमें 500 mm से लगाए 1200 mm तक बारिश हो तो ये उतने रेन पे ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। तो अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो पहले पे कौन है, चाइना है, दूसरे पे कौन है, प्रोड्यूसर के मामले में इंडिया। अभी बात करें एक्सपोर्टर की तो इंडिया देखिए सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो आपके मन में आएगा तो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर फिर चाइना होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन गलत हो जाएगा आपका। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है ब्राज़ील है, क्योंकि जो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है लेकिन उसका कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा कर लेता है। जैसे इंडिया भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सेकेंड पर, लेकिन वो क्या होता है कि वो कंज्यूम भी ज़्यादा करता है। स्टिल इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है तंबाकू का। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि ग्लोबल AI गवर्नेंस। तो बेसिकली क्या है कि ग्लोबल AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। तो ये जो है जो हमारा यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है, उन्होंने इस तरीके के एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि जो AI है, AI के बढ़ते हुए खतरे और उसके पावर के मिसयूज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस तरीके के फोरम को ऑर्गेनाइज किया कि कैसे
हम एआई के बढ़ते हुए जो मिसयूज हो रहे हैं इसको टैकल कर सकते हैं। इस चीज़ को लेने के लिए एक ग्लोबल एआई गवर्नेंस बनाया, जिसमें जितने भी मेंबर कंट्री हैं उन पे इसको गवर्न करने के लिए बोला है, और इनके बीच में ये एक तरीके का डायलॉग किया जाए जो एआई के गवर्नेंस के थ्रू। अभी हमारा अगला इंडेक्स है जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स। तो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स बेसिकली जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर और रेगुलेशन के लिए जो डिफरेंट जो हमारे स्टेट्स और यूटीज हैं वहाँ पे। तो सबसे बेस्ट में देखा जाए कि इस रिपोर्ट के थ्रू जो हमारा परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स है उसके थ्रू चंडीगढ़ सबसे अच्छा इसमें स्कोर किया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और इसका जो है मेन काम क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या है कि हम स्कूल एजुकेशन है इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इसका मेन यहाँ पे एजुकेशन इसका पर्पज़ है। यूडीज रिपोर्ट किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। मेरिट स्कीम बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है, जो कि हमारे जो शिक्षा है इसकी जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो प्राविधिक शिक्षा है, इसकी गवर्नेंस, इक्विटी और क्वालिटी को फोकस करके और मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। और इसको प्रॉपर मॉनिटर और मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, इससे 2100 करोड़ का फंड भी हमें लोन के तौर पे मिला है। अभी हमारा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हमने कवर कर लिया है। अभी हम एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो अभी देखिए हमने इसको फर्स्ट हमारा जो आप इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप हमारे फर्स्ट वीडियोस को भी देखिएगा जहाँ पे हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया है। तो इन दोनों के पावर्स के बारे में देख लें। तो देखिए जो प्रेसिडेंट्स होता है इनका जो इलेक्शन होता है हमारे एमपी और एमएलए का इलेक्टोरल जो रोल होता है इनके थ्रू हमें किया जाता है, और ये हमारे भारत गणराज्य के हेड होते हैं। जबकि गवर्नर जो होता है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, और इनकी ये जो राष्ट्रपति के प्लेजर पे बने रहते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही कोई भी गवर्नर किसी राज्य का गवर्नर बना रह सकता है। रिमूवल की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस है जो कि हमारे संविधान में मेंशन है आर्टिकल 161 में। और गवर्नर के लिए बात करें तो इम्पीचमेंट जो इनका है ये राष्ट्रपति के यहाँ पे प्लेजर पे टिके रहते हैं, जो कि आर्टिकल 156 में मेंशन किया गया है। इनकी जुडिशियल पावर की बात करें तो देखिए जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको आर्टिकल 72 के थ्रू इनको जो होता है कि ऑफेंसेस जो पार्डनिंग पावर होता है, पार्डनिंग मतलब कोई भी वहाँ पे उनको सजा है तो उनको पार्डन करने की मतलब माफ़ करने की पावर होती है। और राष्ट्रपति के पास ही सिर्फ पावर होती है, किसी को भी यदि मृत्यु की सज़ा दी गई है तो उसको माफ़ करने का पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, आप इसको याद करिएगा कि जब भी डेथ सेंटेंस है सिर्फ और सिर्फ उसको पार्डन राष्ट्रपति कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते हैं। और ये कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस या फिर सजा मिला है इसको भी वो माफ़ करने की पावर रखते हैं। रही बात गवर्नर के पार्डनिंग पावर की तो आर्टिकल 161 में मेंशन है, और ये डेथ पेनाल्टी को कभी यहाँ पे पार्डन नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो यहाँ पे पार्डनिंग पावर हो गया, जुडिशियल पावर और पार्डनिंग पावर हो गया। अभी हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, राष्ट्रपति और यहाँ पे गवर्नर के बारे में। तो देखिए जब भी राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है तो या तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो बिल में करेक्शन के लिए रिटर्न कर सकते हैं, जिसका उल्लेख हमारे आर्टिकल 111 में मेंशन किया गया है। अभी देखेंगे जब गवर्नर होते हैं इनके पास भी देखिए
एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं करेक्शन के लिए। लेकिन करेक्शन करके जब दोबारा आता है तो या तो इनको एक्सेप्ट ही करना रहता है, नहीं तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इनके पास ये पावर होती है। और एक राष्ट्रपति के पास पावर एब्सोल्यूट वीटो होता है, जो कोई भी बिल वो रखे रखे उनके पास वो एक्सपायर हो जाता है, उसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। ऑर्डिनेंस पावर जो होता है, ऑर्डिनेंस पावर एक इंपॉर्टेंट पावर होता है जो कि यहाँ पे देखेंगे दोनों लोगों के पास रहता है। मनी बिल में देखिए कोई भी यहाँ पे इनको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, चाहे राष्ट्रपति रहे चाहे वहाँ पे गवर्नर है, मनी बिल उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी मनी बिल को सांसद में या फिर यहाँ पे हमारे विधायकी में लाया जाता है तो उस पे राष्ट्रपति या फिर जो वहाँ के गवर्नर होते हैं इनका यहाँ पे सहमति या फिर इनके रिकमेंडेशन की बेस पे लाया जाता है। मीन्स हमारे सांसद में कोई भी मनी बिल लेकर लाया जा रहा हो तो वहाँ पे राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कोई किसी राज्य के विधायकी में वहाँ पे कोई मनी बिल लेकर लाया जा रहा हो तो वहाँ के उस राज्य की गवर्नर की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अभी हमने बताया था आपको कि एनआरआई, जो पीआईओ, ओसीआईओ, इन तीनों में डिफरेंस बताएंगे। तो एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। बेसिकली क्या होता है कि ये इंडियन सिटीजन होते हैं और ये इनके पास इंडियन पासपोर्ट भी होता है, लेकिन ये अपने एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या फिर किसी अदर पर्पज से ये फॉरेन में जाके अभी अब कुछ टेम्पररी या परमानेंट वहाँ पे जाके रहते हैं, तो इसको हम नॉन एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। सेकेंड होता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ ओरिजिन ऐसे होते हैं जिनके जो एंसेस्टर होते हैं, मीन्स पिता, बाबा या फिर बाबा के पिता, ये एंसेस्टर जो होते हैं, पूर्वज लोग, ये भारत के नागरिक रहे हों और बाद में उन्होंने क्या किया, उस भारत की नागरिकता छोड़ दी हो, तो ऐसे लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, जिसको पीआईओ बोलते हैं। और ये लोग करंट में किसी अदर देन इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, तो इसको पीआईओ बोलता है। ओसीआई जो होता है ये भी बेसिकली सिटीजनशिप का इनको दिया जाता है। और ये इनका भी हमने एक क्राइटेरिया बताया था कि ये किसको किसको दिया जा सकता है, कि कोई फॉरेन में रह रहा हो लेकिन वो इंडिया का ही सिटीजनशिप होल्ड करना चाहता हो और उसके साथ साथ उनको फॉरेन का भी कुछ बेनिफिट चाहिए होता है, तो उसी के लिए ओसीआई कार्ड उनको इशू किया जा सकता है, जिसका एक मिनिमम चार्जेस भी होता है। तो इनको क्या होता है, देखिए ये एनआरआई होते हैं, ये तो इंडियन ही रहते हैं, तो इनको कभी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो ओसीआई होते हैं वो भी इनके ये अप्रूवल दिया जाता है, तो इसकी वजह से, अप्रूवल देने की वजह से क्या होगा कि इनके पास हमेशा वीज़ा लेने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, एनी टाइम ये इंडिया विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो पीआईओ होता है, पर्सन विद इंडियन ओरिजिन, ये लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके रहते हैं, इसकी वजह से इनको कभी भी भारत में आने के लिए यहाँ की वीज़ा की ज़रूरत होती है। अभी हमने मोस्टली सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। अभी देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है जो कि न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं और एग्जाम यूपीएससी प्लस यहाँ पे जो अदर स्पीशियस लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे यहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। तो ये जो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक जो है, ये ध्यान दीजिएगा कि वो OECD कंट्री है। OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD कंट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, तो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। यूडीज रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया जाता है। देन हमारा अगला रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। हमने ग्लोबल जेंडर गैप का बता दिया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक, ये किसके द्वारा, WHO के द्वारा रिलीज किया जाता है। और प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट जो है NCRB के द्वारा, जो कि
ये जो भी प्रिजन से रिलेटेड सारा डेटा होता है अपने सर्वर पे मेंटेन करते हैं, इनके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आज के लिए हम अपने अपने लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये हमारा इस सीरीज का ये थर्ड लेक्चर था, और इस थर्ड लेक्चर में हमने पूरा जितने भी टॉपिक्स थे इसको सारे को कवर कर लिया है। हमने कुछ टॉपिक को स्किप किया है जो उतने रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो स्टिल आपको हमारा जो लेक्चर है ये कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हम लास्ट में इन तीनों पार्ट का पार्ट 1, 2, 3 को एक कंबाइन करके एक मैराथन लेक्चर यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिससे आप एक सिंगल वीडियो में सारे PT 365 पॉलिटी मैगजीन का देख पाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और हमारा वीडियो कैसा लगा वो ये भी कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।